सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब कब चलने वाली है? अच्छा, चल रही है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आपको बताने वाली हूँ NBHM एग्जाम के बारे में, ठीक है? तो ये एक एग्जामिनेशन होता है जिन लोगों को अपनी फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में PhD डॉक्टरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए डॉक्टरशिप करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ये NBHM एग्जाम बहुत हेल्प करता है, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है? ये मोस्ट हेल्पफुल होता है फॉर द स्टूडेंट्स जिनको अपना नेम आगे लेके जाना है मैथमेटिक्स फील्ड में, जिनको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई हम मैथमेटिक्स की हैं, और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता कि आप मैथमेटिक्स के हो तो कहीं आपको कुछ हायर स्टडीज में जाना है तो हायर स्टडीज में आगे कैसे जाएंगे, ठीक है? मतलब कोई क्वेश्चन नहीं। NBHM मीन्स बहुत ही बढ़िया आपका करियर फील्ड जाता है फिर आगे, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि सबसे पहले इस एग्जाम में क्या होता है कि इस एग्जाम के अंदर जो बच्चे MSc में हैं और जो बच्चे PhD के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है? ये दो बेसिस में इसका एग्जामिनेशन होता है, एक MSc और एक PhD। तो जिन बच्चों को अभी MSc चाहिए, जिन बच्चों को अभी MSc के लिए NBHM का फॉर्म भरना है, तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, उनको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि BSc होना चाहिए या फिर BA होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है वो बेसिकली फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, राइट? PhD के लिए अगर आप एग्जाम फिल करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए MSc या फिर MA, ठीक है? तो इसके अंदर भी आपका फर्स्ट डिवीजन से ही एग्जामिनेशन क्लियर हुआ हुआ होना चाहिए, एलिजिबिलिटी हुई होनी चाहिए सच दैट आप PhD के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये तो चलो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इनकी फीस कितनी है, ठीक है? तो देखो, आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, जिसके थ्रू आपको फिर एडमिशन भी मिलता है, तो स्कॉलरशिप कैसे रहती है कि आपको सबसे पहले तो जब आप एग्जाम फिल करेंगे, तो एग्जाम फिल करने के लिए आपको अगर MSc का एग्जाम फिल करना है तो आपके पास 500 पर एक स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एग्जाम भर रहे हैं, अगर आप 2 स्कॉलरशिप के लिए भर रहे हैं तो वो 750 हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको PhD के लिए भरना है तो 750 पर स्कॉलरशिप, और अगर आपके पास 2 स्कॉलरशिप हैं तो आपको वो 1000 रुपीज पड़ जाएगा, ठीक है? 2 स्कॉलरशिप्स के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम देने के बाद, चलो एग्जाम तो दे दिया, अब एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपने दे दिया और फिर उसके बाद आप वहाँ पे एडमिट हो गए, मतलब एडमिशन आपने दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस फॉर NBHM, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उसके साथ साथ एक इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन जरूर करें। इंटरव्यू आपका उसी बेसिस पे बनता है जिस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपरेशन करी है, वैसे ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के भी हो सकते हैं, पर वो इतने हाई लेवल के नहीं होंगे कि अगर जैसे आपने पहले का नहीं पढ़ा तो आप ना दे पाओ, ठीक है? तो ध्यान से देखना, जो भी बेसिक्स आप एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे, जो भी आपने MSc, अगर आप MSc के लिए दे रहे हैं तो जो भी आपने BSc में पढ़ा है, और अगर आप PhD के लिए दे रहे हैं तो जो भी आपने MSc तक पढ़ा है, वो सब आपका पूछा जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है? ओके, तब इस इंटरव्यू में ऐसा क्या है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है? तो सबसे पहले जब भी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो एक बार ध्यान रखना, अगर आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स किए हुए हो, हर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को ऐसे किया हो जैसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको उसी क्वेश्चन को पढ़ते ही एग्जाम्पल याद आ जाए, तो आप समझ जाना कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? इतना भारी नहीं है ये एग्जाम, बहुत ही आसान एग्जाम हो जाता है जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है? और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दे रहे हैं। अब देखो, इंटरव्यू
आपको वैसे भी पता होगा कि जो जॉब्स के लिए जाते हैं उनको कैसे इंटरव्यू देना है, और बेसिकली उसी बेसिस का ही यूज होता है एनबीएचएम के इंटरव्यू के लिए, कि आप कैसे अपने आप को एक टीचर के सामने मैनेज करते हैं। जो एग्जामिनर आपका इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर के सामने आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो आपका पोस्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली आप कई सारे बच्चे के फेसेस पे स्माइल रहती भी है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उस टाइम पे बिल्कुल भी घबराए ना, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप बहुत आसानी से उनको बहुत पोलाइट वे में ये बोल सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता, प्लीज आप मुझे कोई और दूसरा क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे मना नहीं करेंगे, आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, वो आपके पॉइंट्स ऐड कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत पोलाइट वे में बोलना है। ठीक है, पोलाइट वे में बोलना है। नहीं आता आंसर तो डरने की बात नहीं है कि मुझे आंसर नहीं आया तो कहीं मैं हो तो नहीं, आउट तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। आपको आंसर अगर आता है सिर्फ तभी आप कंफर्म बोलेंगे कि मुझे ये आंसर आता है और ये मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आपको पोलाइट वे में प्लस रिस्पेक्ट एग्जामिनर की करनी है। ठीक है, तब आपको आंसर देना है। अगर यस है आंसर आपका तो बहुत बढ़िया है, तो फिर आपको वो आगे पूछेंगे कि ठीक है आप बताइए क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, और जब आपको नहीं आता तो आप बहुत पोलाइट वे में उसको मना कर सकते हैं कि सॉरी सर या सॉरी मैम, हमें ये आंसर नहीं आता, प्लीज आगे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको वो आंसर आता है कंफर्म वे में तो ही आप बोर्ड पे जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत ऐसे है कि ठीक है मैम ने पूछ लिया या सर ने पूछ लिया क्वेश्चन और मैं उस क्वेश्चन को उसी वक्त फ्रेम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है सिर्फ तो ही आप फ्रेम करिएगा। ठीक है, वरना थोड़ा सा यहाँ पे जो आप यस बोल के आगे क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं उसका, तो वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं। अब ध्यान से देखो, आपका आखिर कौन कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। अब ध्यान से देखो, आपका ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली सिर्फ पीएचडी के लिए ही यूज होता है। बाकी ये भी एमएससी, ये भी एमएससी है, बट ये एमएससी के साथ पीएचडी भी है। ठीक है, ये भी एमएससी, ये एमएससी और ये एमएससी। ठीक है, एमएससी के लिए आपको बस इन तीनों पे फोकस करना है। और अब एक ये मिसलेनियस वाला एक कॉलम है, इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन अगर इतने अच्छे से आ जाएंगे तो आप मिसलेनियस क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, उस तरह से आपको चलेगा साहब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर कोई क्वेश्चन टॉपिक पे जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हर किसी के अंदर आपको 1-1 मार्किंग दी जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अपने लिए प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप भाई पीवाईक्यूज तो कर ही लीजिए। पीवाईक्यूज पहले कर, मतलब क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज आप जब भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये है कोई क्वेश्चन पेपर जो, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, पर ध्यान से अगर आप देखोगे ना खुद ही कि आपने एमएससी के कितने क्वेश्चन पेपर्स कर लिए, आपने एंट्रेंस लेवल के बेसिस पे कितने क्वेश्चन पेपर कर, लेकिन जब आप एनबीएचएम का देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको और भी पॉलिश होने की जरूरत है कंसेप्ट पे। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस बेसिस पे आपको कौन से एक टॉपिक को अगर आप देखोगे, उस बेसिस पे आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा आपका खुद का माइंड उस कंसेप्ट पे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको कंसेप्ट पे काफी फोकस करना है। और एनबीएचएम से आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़े से और क्वेश्चंस पहले कर लेना जो थोड़े नॉर्मल से, मतलब आप सबसे पहले तो अगर आप एमएससी के लिए कर रहे हैं तो बीएससी के क्वेश्चंस कर लेना फॉर एमएससी। ठीक है, और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो भाई एमएससी के लिए एमएससी के जो क्वेश्चंस आपने करे हैं वो कर लेना सिलेबस। ठीक है, आपको पता लग गया क्या सिलेबस है। अब देखो ध्यान से, जब आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ पे लिया, ये है आपका स्टेप 1 जिसमें आप बेसिक कंप्लीट करते हैं, ये आपका है बेसिक। अब आप वो बच्चे हैं तो देखो बेसिक के बाद भी और जाएंगे,
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक आपने कर लिया तो आप यहाँ तो रुकने वाले होंगे, क्योंकि आपको NBHM का पेपर देना है। तो आपका स्टेप 2 आ जाता है कि भाई आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कौन से? जो थोड़े से धीरे धीरे आपको आगे लेके जाए। जैसे कि पहले तो MSc DO के एग्जामिनेशन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। फिर जैसे ही आप इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको धीरे धीरे अब पता चलेगा कि हाँ, अब हम NBHM के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तब आप NBHM के पेपर सॉल्व करना। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डगमगा रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप फिर दोबारा वापस जाइए, फिर दोबारा से स्टार्ट करिए, बार बार करते जाइए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेली के बेसिस पे आपका क्या प्रोसेस चलेगा कि डेली के बेसिस पे आप यहाँ पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, जस्ट 10 क्वेश्चन आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल होता चला जाएगा कंसेप्ट पे, ठीक है। अच्छा, अब इस बार का एग्जाम तो हो गया, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा 2024, ठीक है। इस बार 2023 को भी एग्जाम हुआ था, वो बेसिकली 23 मार्च 2023 को एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज हुआ था और इसका एग्जाम हुआ था 24 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो आपने देख लिया एग्जामिनेशन इस बार कैसा, कौन सी डेट पे हुआ, तो उसके आसपास ही आप चले जाओ 2024 के एग्जामिनेशन का सोचते, ठीक है। इस तरह से आपका एग्जाम जाएगा। अब इसके बाद अगर एग्जाम हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से जगह आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एक तो IISER, ठीक है, और निसर, ठीक है, एक HRI, IMSC, ठीक है। यहाँ पे HRI है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद IMSC इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, फिर उसके बाद निसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उसके बाद IISER, ठीक है। ये 3 जगह है, 4 जगह, पुणे, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और बरहमपुर, ठीक है। इन सारी जगहों पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सैलरी बेसिस मतलब जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो बेसिकली क्या रहता है, आपका बेसिकली स्कॉलरशिप कैसा रहता है कि आपको अगर MSc में आपका अगर हो गया, ठीक है, MSc का NBHM आपने क्लियर कर दिया, तो आपको मंथली 2 इयर्स तक 6000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। और अगर आपका PhD के लिए हो गया तो आपका 30,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर आपका 30,000 से एक्सीड मतलब आपका 3 ईयर से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, फिर वो 35,000 तक चला जाता है, और अगर उसके आगे भी एक्सीड हो जाता है तो आपका वो 40,000 तक चला जाता है। ये बेसिकली आपका 5 ईयर से ज्यादा होता है अगर चला जाए तो, ठीक है। तो ये था आपका NBHM का। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल के जरूर पूछना कि मुझे ऐसे ऐसे कोई डाउट है, हम आपको जरूर, हमारी टीम आपको जरूर उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट अपना 2024 NBHM एग्जामिनेशन के लिए।